अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स। क्या आप तैयार हैं फ़िज़िक्स के उस जर्नी के लिए जो जस्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करें? इफ़ यस, देन वेलकम टू द एमर्स बैच। ये सिर्फ एक लेक्चर सीरीज़ नहीं है बल्कि एक कंप्लीट एक्सपीरियंस होगा जहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे आपको हर वो चीज़ जो आपको एमडीकैट क्रैक करने में हेल्प करेगा। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ज़बरदस्त चैप्टर, मोशन एंड फोर्स, और इस सीरीज़ का ये हमारा सबसे पहला लेक्चर है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, स्पीड एंड वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स। तो ये हमारे वो टॉपिक्स हैं जो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ के हर लेक्चर में थ्योरी के साथ साथ हम सॉल्व करेंगे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड पास पेपर एमसीक्यूज भी, ताकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें। इसी के साथ आपको मिलेगी इस लेक्चर की एक शॉर्ट लिस्टिंग, जिसको आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। एंड फाइनली आपके लिए एक डीपीपी शीट भी यहाँ पे हमने ऐड करी है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड करिए और सॉल्व करिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आए, कोई मसला हो, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, और इसको सॉल्व लाजमी करना है आपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। अपनी कॉपी और पेन उठाओ, क्योंकि ये जस्ट फिज़िक्स नहीं है, एक वॉर है एमडी कैट की, और इंशाल्लाह हम इसको जीत कर दिखाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास में है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। लेट्स से हमारे पास में एक कर्व्ड पाथ है और हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। तो स्टूडेंट्स, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के हमारे पास में और भी बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। तो हम किसी भी पाथ का जो टोटल लेंथ कवर करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ये हमारे पास में डिस्टेंस कहलाता है। यानी कि एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारे पास में एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर। बट अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो आप देखो डायग्राम में कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक शॉर्टेस्ट पाथ नज़र आ रहा है आपको। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ये हमारे पास में कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, जिसको डिफाइन ऐसे किया जाता है, द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट भी मीटर होता है। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ज़ाहिर बात है इसके पास में डायरेक्शन भी होगी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की तरफ होती है, यानी कि इस केस में पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? तो इसके लिए हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक्स वाई प्लेन। तो हमारे पास में अगर पॉइंट ए और बी एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो होगा आर ए वेक्टर, जबकि पॉइंट बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो बनेगा आर बी वेक्टर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो हमारे पास में तीन वेक्टर्स हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट बी। अगर हम यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू इसको सॉल्व करें, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो बराबर होगा आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, जिसको हम डेल्टा आर वेक्टर भी कह सकते हैं, यानी कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर, जो कि बराबर होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से एक एमसीक्यू भी जनरेट होता है कि द चेंज इन पोजीशन इज़ कॉल्ड। तो जब भी हमारे पास में चेंज इन पोजीशन की बात होगी, तो एक्चुअल में वो डिस्प्लेसमेंट की बात होती है। स्टूडेंट्स, हमारे पास में लेट्स है ये दो पॉइंट्स उसने बता रखे हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब इनके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में हैं 2 और 3, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में हैं 6 और 2। तो आपसे वो ये पूछता है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको दो तरीक़ों से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक है थोड़ा शॉर्टकट मेथड, जिसमें हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं लगानी पड़ेगी, और एक है प्रॉपर मेथड, जिसमें हम पूरी कैलकुलेशन लगा के सॉल्व करेंगे। अब पहले हम बताते हैं कि पूरा एक्यूरेट मेथड क्या है, और फिर बाद में इसके शॉर्टकट पर भी जाएंगे। अब समझ, यहाँ पे सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, जो बनेगा आर ए वेक्टर। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो आर ए वेक्टर बराबर होगा 2i हैट प्लस 3j हैट, क्योंकि पेयर में हमारा जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो हमेशा एक्स कंपोनेंट होता है, जबकि जो सेकंड कंपोनेंट है वो हमेशा वाई होता है। तो एक्स के लिए हम यूज़ करते हैं आई हैट, जबकि वाई के लिए हम यूज़ करते हैं जे हैट। सिमिलरली, अगर हम बात करें पॉइंट बी की, तो पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बनेगा आर बी वेक्टर, जो कि बराबर होगा 6i हैट प्लस 2j हैट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, तो इसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यानी कि आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करूँ, तो आर बी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास में है 6i हैट प्लस 2j हैट,
माइनस आर ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास में है 2i हैट प्लस 3j हैट। अब सुनिए यहाँ पे जो सेकंड हाफ है उसमें माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस का 2i हैट बनेगा माइनस का 2i हैट एंड प्लस का 3j हैट ये बन जाएगा माइनस का 3j हैट। अब यहाँ पे आप देखो सॉल्व कर लो इसको फर्दर, तो आई हैट वाले में से आई हैट वाले को और जे हैट वाले में से जे हैट वाले को सॉल्व करो, तो 6 माइनस 2 ये बनेगा 4i हैट एंड प्लस 2j हैट माइनस 3j हैट, ये आंसर आएगा माइनस का 1j हैट। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो बराबर होगा 4i हैट माइनस j हैट। तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। लेकिन स्टूडेंट्स अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करोगे? तो स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखो हम शॉर्टकट लगाते हैं। अब यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है, एक्स वाले में से एक्स वाले कंपोनेंट को और वाई वाले में से वाई वाले कंपोनेंट को। अब देखो यहाँ पे पॉइंट बी का जो एक्स कंपोनेंट है वो है 6, जबकि पॉइंट ए का जो एक्स कंपोनेंट है वो है 2, तो 6 माइनस 2 ये बनेगा 4, तो इसके साथ आप लगाओगे आई हैट। जबकि पॉइंट बी का जो सेकंड कंपोनेंट है वो है 2 और पॉइंट ए का जो सेकंड कंपोनेंट है वो है 3, तो 2 माइनस 3 ये बनेगा -1, तो इसके साथ आप लगाएंगे जे हैट। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो पोजीशन वेक्टर है यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो हमारे पास में बनेगा 4i हैट माइनस जे हैट। तो आप इसको ऐसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें निकालना है मैग्नीट्यूड, तो वो कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी ये एफएससी के अंदर डिस्कस कर चुके हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकाला जाता है। अब इसमें कुछ नहीं है, सिंपली उनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स का स्क्वायर करना है, सम करना है और उसका अंडर रूट कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो बनेगा एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर एंड होल का अंडर रूट। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे पास में 4 के इक्वल है, यानी कि जो आई हैट वाला कंपोनेंट है वो हमेशा एक्स कंपोनेंट होता है, जबकि जे हैट वाला जो कंपोनेंट है वो वाई कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे एक्स का मैग्नीट्यूड 4 के इक्वल है और जे का वाई का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है, तो बनेगा 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होल अंडर रूट। अब फ्रेंड्स 4 का स्क्वायर ये होता है 16 और 1 का स्क्वायर ये होता है 1, तो 16 प्लस 1 ये बनेगा अंडर रूट 17। तो ये हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास में जो दो पॉइंट्स हमने कंसीडर किए थे ये दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर। लेकिन अगर हमारे पास में कोई वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्पेस में हो यानी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो, तो फिर कैसे करेंगे? तो अगर आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट का प्लेन के अंदर यानी कि 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर या फिर स्पेस में जिसको हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, तो प्लेन के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो होता है एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर होल अंडर रूट। जबकि अगर हमारा पॉइंट स्पेस में हो तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। यानी कि उसके जितने भी कंपोनेंट्स होंगे एक्स वाई या जेड उन सब को हम स्क्वायर करेंगे, सम करेंगे और बाद में उसका अंडर रूट कर देंगे। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा फंडा है, इसको आप इजीली अप्लाई कर सकते हो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास में कुछ स्पेशल केसेस हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के रिलेटेड हैं, तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पास पेपर में पूछे भी जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला केस हमारे पास में कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करती है यानी कि लीनियर मोशन करती है, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में क्या रिलेशनशिप होगा? तो स्टूडेंट्स जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती है तो उस केस में वो जितना भी डिस्टेंस कवर करेगी वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है और बाय डेफिनेशन जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी दो पॉइंट्स के दरमियान सबसे शॉर्टेस्ट फासला होता है। तो स्ट्रेट लाइन के केस में जितना डिस्टेंस कवर होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल। अगर आपसे पूछा जाए कि लीनियर मोशन के लिए इन दोनों की रेशियो क्या होगी, लेट्स से आपसे वो पूछता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की रेशियो, तो ये हमारे पास में बराबर आएगी 1 के, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं तो इनकी रेशियो 1 के बराबर होती है। स्टूडेंट्स इसी केस का एक सेकंड सिनेरियो कुछ ऐसे भी होता है कि लेट्स से एक कार है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है और 100 किलोमीटर का लेंथ कवर करती है, फिर वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स करती है और पॉइंट बी से पॉइंट सी पे वापस आती है और ये 60 किलोमीटर का लेंथ अगेन कवर करती है अपोजिट डायरेक्शन में। तो बताओ यहाँ पर टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा?
तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ है ये तो डिस्टेंस के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है वो बनेगा 100 + 60 यानी कि 160 किलोमीटर। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर होता है। तो जब हम स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जाते हैं यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाएंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, तो 100 किलोमीटर जो है वो प्लस का बनेगा। लेकिन जब हम डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या कोई भी वेक्टर हो वो नेगेटिव हो जाता है। तो जब हमारी गाड़ी की डायरेक्शन रिवर्स होगी, वो पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ जाएगा, तो हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो नेगेटिव में होगा, तो ये बनेगा -60 किलोमीटर। तो हमारा जो नेट डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट ए से सी तक वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड हमारे पास में है वो हमारे पास में आएगा 100 - 60 यानी कि 40 किलोमीटर। तो ये हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट है जो हमने यहाँ पर कवर किया है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात नोट करने वाली वो ये है कि जो पहला केस हमने डिस्कस किया था जहाँ पे बॉडी एक ही लाइन के अंदर मूव कर रही थी स्ट्रेट पाथ पर, उसने डायरेक्शन को रिवर्स नहीं किया, तो वहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखो कि जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर है जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्मॉलर आ रहा है। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर हो सकता है या हमेशा उससे बड़ा होगा। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। इसी के रिलेटेड एक नेक्स्ट केस हमारे पास में आता है कि अगर हमारी जो बॉडी है वो कर्व्ड पाथ पे मूव करती है। जैसे नॉर्मली हमारे रोड्स होते हैं वो कभी भी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते हैं, उनमें कहीं पे कर्व आता है, कहीं पे मोड़ आता है, तो वो हमेशा कर्व्ड पाथ ही रहेगा। तो कभी भी एक लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास में स्ट्रेट पाथ जो है वो नहीं होता। तो इस केस में क्या होगा, तो सुन, जब भी हम कर्व्ड पाथ में मूव करेंगे तो हमें पता है जो टोटल लेंथ है वो तो डिस्टेंस है जो कि एक्चुअल में ज़्यादा होगी, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा यहाँ पे, तो वो कम बनेगा। तो कर्व्ड पाथ के केस में जो डिस्टेंस है वो हमेशा ग्रेटर दैन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो क्या होगी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होता है और अगर न्यूमरेटर में फैक्टर जो है वो बड़ा हो तो आंसर हमेशा 1 से बड़ा आता है। तो इस केस के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो रेशियो है वो ग्रेटर दैन 1 होगी। लेकिन अगर वो आपसे अपोजिट पूछता कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की रेशियो क्या होगी जब बॉडी कर्व्ड पाथ में मूव करती है, तो स्टूडेंट्स इस केस में डिस्प्लेसमेंट अगर आप लिखोगे न्यूमरेटर में और डिस्टेंस आएगा डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर बड़ा है तो आपका जो आंसर है वो 1 से छोटा हो जाएगा, यानी कि ये केस अपोजिट हो जाएगा उसके। तो अगर आपसे पूछे कर्व्ड पाथ के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो तो ग्रेटर देन 1, और अगर डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस की रेशियो तो वो लेस देन 1 होती है। तो ये बात भी आपने नोट कर लेनी है यहाँ पे। तो नेक्स्ट केस हमारे पास में आता है सर्कुलर मोशन। अब सुनिए यहाँ पे सर्कुलर मोशन में क्या होता है। लेट्स से कि अगर हम पॉइंट ए से चलना शुरू करते हैं, बल्कि एक पॉइंट से चलना शुरू करते हैं और घूम के पूरा सर्कल का राउंड ट्रिप लगाते हैं, तो यहाँ पे हम कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा टोटल डिस्टेंस है वो बनेगा सर्कल का सरकमफेरेंस, यानी कि सर्कल की टोटल बाउंड्री जो कि 2πr के बराबर होती है। लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ना, क्योंकि ये वेक्टर है, तो जब हम स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जाते हैं तो हमारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा ज़ीरो होता है। उस केस में कोई भी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो जब हम कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो पूरे रेवोल्यूशन में जो टोटल डिस्टेंस है वो 2πr के इक्वल, जबकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो ज़ीरो के बराबर होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फॉर अ सेमी सर्कल यानी कि हाफ सर्कल के लिए क्या होगा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास में जो डिस्टेंस है ना वो तो आधा हो जाएगा। अगर पूरे सर्कल में 2πr है तो आधे सर्कल में ये बनेगा πr। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास में बनेगा अलोंग द डायामीटर। एक स्ट्रेट लाइन आप देखो यहाँ पे ड्रॉ करें अगर, तो वो r+r यानी कि 2r जो कि डायमीटर के बराबर होता है वही बनेगी। तो हमारे पास में हाफ सर्कल के लिए या सेमी सर्कल के लिए जो टोटल डिस्टेंस है वो बराबर होता है πr के, जबकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो बनेगा 2r। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए फॉर अ क्वार्टर सर्कल यानी कि 1/4 सर्कल के लिए कितना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो जो टोटल सर्कल था ना हमारे पास में उसमें तो 2πr कवर करते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है 1/4 की, तो अगर हम 2πr को 4 पे डिवाइड करें तो ये बनेगा πr/2। ये हमारा डिस्टेंस है। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो उसको स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और फिर जाकर उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो आता है √2 × r। यानी कि ये हमारे पास में वो फॉर्मूलाज हैं जो हम प्री कैलकुलेटेड है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए इन अ केस ऑफ सर्कुलर मोशन।
बट स्टूडेंट्स इसका एक शॉर्टकट भी बताते हैं कि आप कैसे कर सकते हो इनको ईजिली कैलकुलेट, मतलब इनको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस ये शॉर्टकट्स आप याद रखो जिससे आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे ये तो था हमारे पास में कि सेमी सर्कल के लिए, फुल सर्कल के लिए या क्वार्टर सर्कल के लिए। लेकिन अगर आपसे कहें कि हमारी जो बॉडी है वो रेफरेंस लाइन के साथ में एक एंगल बना रही है थीटा, तो जब ये थीटा एंगल बनाएगी तो वो कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। तो इस केस में स्टूडेंट्स हमारे पास में दो शॉर्टकट्स होते हैं जिनको आपने जहन में रखना है। सबसे पहला शॉर्टकट है डिस्टेंस का। तो जब भी हमारे पास में एंगल हमें गिवन हो और सर्कल का रेडियस आपको पता हो तो डिस्टेंस बराबर होती है एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। और यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जो थीटा है वो हमेशा रेडियंस में कंसीडर करना है, खासकर इस केस के अंदर। अब आप ये सारे केसेस अप्लाई करके देखो फुल सर्कल के लिए, तो एंगल बनेगा 2 पाई रेडियंस, तो डिस्टेंस आएगा 2 पाई आर जो हमने कैलकुलेट कर रखा है ऑलरेडी। अगर आप यही केस देखो सेमी सर्कल के लिए यानी आधे सर्कल के लिए, तो हाफ सर्कल में जो एंगल होता है वो बराबर होता है पाई रेडियंस के, तो आपका आंसर आएगा पाई आर, वो भी अपना ठीक आंसर है। इसी तरह से अगर हम बात करें क्वार्टर सर्कल के लिए यानी कि 1/4 सर्कल की, तो वहाँ पर एंगल बनता है 90 डिग्री जो कि पाई/2 रेडियंस के बराबर होता है। तो आपको जो डिस्टेंस है वो बनेगा पाई/2 इंटू आर, जो कि एक्चुअली हमने कैलकुलेट कर रखा है पहले से। इसी तरह से अगर हमें कैलकुलेट करना हो डिस्प्लेसमेंट, तो स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट का जो शॉर्टकट है वो होता है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 2r साइन थीटा/2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई ज़्यादा इशू नहीं है, आप थीटा को डिग्री में यूज़ कर लो तब भी आंसर ठीक आएगा आपका, इसको रेडियंस में आप यूज़ करेंगे आंसर तब भी आपका ठीक आएगा। कंडीशन फॉर एग्जांपल लगाते हैं फुल सर्कल की, तो पूरे सर्कल में एंगल होता है 360 डिग्री, तो अगर मैं 360 को 2 पे डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 180 डिग्री। और हम जानते हैं साइन 180 ये ज़ीरो के बराबर होता है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूरे सर्कल के लिए ज़ीरो बनेगा। इसी तरह से अगर हम बात करें सेमी सर्कल की, तो सेमी सर्कल में एंगल बनेगा 180, 180 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर आएगा 90, और साइन 90 ये हमारे पास में 1 के बराबर होता है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो आएगा 2r के इक्वल। इसी तरह से अगर हम क्वार्टर की बात करें तो एंगल होता है 90 डिग्री, तो अगर हमने 90 को 2 पे डिवाइड करूँगा तो बनेगा 45, और साइन 45 की वैल्यू होती है √1/√2। तो अगर आप 2r डिवाइडेड बाय √2 को सॉल्व कर लो फर्दर, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो बनेगा √2r। तो ये हमारे पास में वो दो शॉर्टकट्स हैं जिनको आप याद करके किसी भी कंडीशन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्दर स्टूडेंट्स यहाँ से आपसे रेशो पूछी जाती हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशो क्या होगी, या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की रेशियो क्या होगी फॉर अ सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल या फुल सर्कल। तो ये कंडीशन भी आप इजीली वहाँ पे अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। स्टूडेंट्स अब एक क्वेश्चन हमारे पास में है कि इफ़ अ बॉडी मूव्स 25% ऑफ द टोटल सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़। यानी कि एक बॉडी है कि जो सर्कल का 25% कंप्लीट करती है सर्कमफेरेंस के अलॉन्ग, तो हमें बताना है कि इसमें कितना रेशो होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अब सुनो देखो यहाँ पे अगर हम पूरे सर्कल की बात करें तो वो होता है 100%। अगर हम हाफ सर्कल की बात करें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो ये बनेगा 50%। जबकि पॉइंट ए से पॉइंट सी तक यानी कि हाफ का भी हाफ, तो ये बनता है 25%। यानी कि अगर कोई बॉडी 25% ऑफ द सर्कमफेरेंस कंप्लीट कर रहा है तो वो हमारे पास में बराबर होता है 1/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट सी तक। अब सुनो यहाँ पे ना जब हम पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जाते हैं तो एंगल बनता है 90 डिग्री यानी कि पाई/2 रेडियंस। और अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आप प्रीवियस शॉर्टकट्स को यूज़ करो और अप्लाई कर दो। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, तो यहाँ पे थीटा क्योंकि पाई/2 रेडियंस के बराबर है तो डिस्टेंस आएगा पाई/2r। सिमिलरली अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी, तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था d इज इक्वल्स टू 2r साइन थीटा/2। अब यहाँ पे जो एंगल हमारे पास में वो तो बन रहा है 90 डिग्री, आप इसको रेडियंस में भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो 90 डिग्री, तो 90/2 हमारे पास में होता है 45 के इक्वल, और साइन 45 जो है वो बराबर आता है 1/√2 के। तो हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो होगा 2r डिवाइडेड बाय √2। अब सुनो यहाँ पर ना हमारे पास में जो न्यूमरेटर के अंदर 2 लिखा है इसको मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर। अब इससे होगा क्या कि एक √2 से एक √2 जो है डिनोमिनेटर के अंदर वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और न्यूमरेटर में आपके पास में बचेगा √2r। तो हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है फाइनली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि √2r।
अब यहाँ पे हमें निकालनी है रेशो। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो रेशो है वो बराबर आएगी π/2r, जो कि डिस्टेंस की वैल्यू है, जबकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारे पास में है √2r। तो यहाँ पर r के साथ में r कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि जो पाई के डिनोमिनेटर में 2 है वो √2 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो रेशो बनेगी π/2 टाइम्स √2। तो हमारे पास में जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा गिवन आंसर ऑप्शन में से वो होगा बीटा, π/2 टाइम्स √2। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, अ कार मूव्स फ्रॉम ए टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन एंड देन इन अ सेमी सर्कल एज शोन इन द फिगर, फाइंड द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी उसने एक डायग्राम दिखा रखी है जिसमें बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहले स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है और फिर बी से सी तक जाता है एक सेमी सर्कल के अंदर, जिसका रेडियस 2 किलोमीटर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं पॉइंट बी से सी तक। अब क्योंकि पॉइंट बी से सी तक हमारे पास में सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल में या सर्कुलर मोशन में जब भी हम बात करें डिस्टेंस की, तो हमारा शॉर्टकट हमने यूज़ करना है S = r θ। अब यहाँ पे सेमी सर्कल में हम जानते हैं कि जो एंगल है वो बराबर होता है पाई रेडियंस के, तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो बनेगा S = πr। अब यहाँ पर ना सुन हम जो पाई की वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली 3 यूज़ कर लेते हैं आसानी के लिए, जबकि जो रेडियस है सर्कल का वो 2 किलोमीटर है, तो बनेगा 3 × 2 जो कि अप्रॉक्सीमेटली 6 किलोमीटर बनेगा। अगर हम बात करें टोटल डिस्टेंस की फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, तो ये हमारे पास में बनेगा डिस्टेंस ऑफ ए टू बी जो कि 6 किलोमीटर है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी जो कि अगेन 6 किलोमीटर है। तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो बनेगा 6 + 6 यानी कि 12 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस पॉइंट ए से पॉइंट सी तक। बट अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो इसमें हम जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स ए एंड सी। तो पहले हम क्या करेंगे, अगर हम बात करें पॉइंट ए से बी तक, तो ये तो हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन आ रही है जो कि 6 किलोमीटर है। ये हो गया पॉइंट ए से बी का डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बी से सी तक कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन बनेगी फ्रॉम बी टू सी जो कि डायमीटर ऑफ द सर्कल के बराबर होगी। अब क्योंकि जो डायमीटर है वो हमेशा रेडियस का डबल होता है, तो इसका रेडियस 2 किलोमीटर है, तो जो डायमीटर के अलॉन्ग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बनेगी वो होगी 4 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक इस तरह से बनेगी स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो ये जो पोर्शन है ये हमारे पास में एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन रही है, जिसमें हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए। अब वो हमारे पास में कैसे निकालेंगे, तो उसमें वो हमारे पास में बनेगा, दोनों का आपने स्क्वायर करना है, सम करना है और इसका अंडर रूट कर देना है। तो हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है ये बनेगा 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ पे हम जानते हैं 6 का स्क्वायर ये होता है 36 और 4 का स्क्वायर ये बनेगा 16, तो 36 + 16 ये बनेगा अंडर रूट 52। अब स्टूडेंट्स अगर हम अंडर रूट 52 को सॉल्व करें, देखो 7 का जो कंप्लीट रूट है वो 49 होता है, मतलब 49 का जो कंप्लीट रूट है वो 7 होता है। तो हमारा जो आंसर है वो 7 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तकरीबन 7.2 किलोमीटर। यानी कि हमारे पास में पॉइंट ए से सी तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो 7.2 किलोमीटर होगा, जबकि जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में 12 किलोमीटर बनेगा। तो इस तरह से हम इसको ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में स्टूडेंट्स है कि अ पर्सन मूव्स 5 किलोमीटर ईस्ट, देन ही ट्रेवल्स 2 किलोमीटर नॉर्थ, देन 2 किलोमीटर वेस्ट एंड देन 6 किलोमीटर साउथ, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब स्टूडेंट्स इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके होते हैं, पर हम यहाँ पे एक सिंपलेस्ट मेथड यूज़ करेंगे जिसको हम इजीली अप्लाई भी कर सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। अब देखो इसमें कंडीशंस क्या बता रखी हैं, तो पहले आपको डायरेक्शंस पता होना चाहिए। वो कुछ ऐसे होती हैं कि टॉप में हमेशा नॉर्थ, बॉटम में साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में हमेशा वेस्ट दिखाया जाता है जब हम उसको प्लेन पे दिखाते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि एक पर्सन है जो कि 5 किलोमीटर मूव करता है ईस्ट की डायरेक्शन में, फिर वो 2 किलोमीटर मूव करता है नॉर्थ की डायरेक्शन में, फिर 2 किलोमीटर वेस्ट में एंड देन 6 किलोमीटर मूव करता है साउथ की डायरेक्शन में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको वो कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम माइंड में होना चाहिए कि वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें एक्स एक्सिस यूज़ करेंगे, यानी आई हैट राइट साइड पे प्लस के लिए, और अगर बॉडी लेफ्ट में मूव करेगी तो माइनस का आई हैट। और जो वर्टिकल लाइन है नॉर्थ से साउथ वाली, इसमें हम यूज़ करेंगे जे हैट
अगर वो नॉर्थ में जा रहा है यानी कि पॉजिटिव वाई तो प्लस का जे हैट, और अगर बॉडी साउथ में जा रही है तो माइनस का जे हैट यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखो स्टार्ट्स है, पहले हमने मूव किया 5 किलोमीटर ईस्ट, तो ये डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स में, तो हम इसको यूज़ करेंगे 5 आई हैट के साथ में। फिर हम मूव करते हैं 2 किलोमीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव वाई की तरफ जा रहे हैं, तो ये बनेगा प्लस का 2 जे हैट। फिर हम मूव करते हैं टूवर्ड्स वेस्ट, यानी कि लेफ़्ट साइड पर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में ये बनेगा माइनस का 2 आई हैट। और जब हम नॉर्थ से साउथ में जाएंगे यानी कि डाउनवर्ड जा रहे हैं नेगेटिव वाई की तरफ, और वाई के लिए जो यूनिट वेक्टर है वो हम यूज़ करते हैं जे हैट, तो ये बनेगा माइनस का 6 जे हैट। अब सुन देखो यहाँ पे, अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं तो ये इक्वेशन आपके पास में बन जाएगी। तो ये होगा 5 आई हैट प्लस 2 जे हैट माइनस 2 आई हैट माइनस 6 जे हैट। अब यहाँ पे आई हैट वाले में से आई हैट वाले को सॉल्व कर लो और जे हैट वाले में से जे हैट वाले को, तो 5 - 2 आई हैट ये बनेगा प्लस का 3 आई हैट, और प्लस 2 जे हैट माइनस 6 जे हैट ये हमारे पास में आएगा माइनस का 4 जे हैट। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये होगा 3 आई हैट प्लस 4 जे हैट। अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की, तो स्टूडेंट्स हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि जो उसके कंपोनेंट्स होंगे उनको स्क्वेयर करना है, सम करना है और उसका अंडर रूट कर देना है। अब यहाँ पे पहला कंपोनेंट 3 है तो 3 का स्क्वेयर, प्लस सेकंड कंपोनेंट 4 है तो 4 का स्क्वेयर, और होल का अंडर रूट आएगा यहाँ पर। 3 का स्क्वेयर स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ये होता है 9 के इक्वल, और 4 का स्क्वेयर होता है 16। 16 + 9 ये बनेगा अंडर रूट 25, जो कि बराबर होता है 5 के। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है ये बनेगा 5 किलोमीटर इस केस के लिए। अब उसने हमसे डायरेक्शन पूछी है, तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर बना है डिस्प्लेसमेंट का, यानी कि 3 आई हैट प्लस 4 जे हैट, इसमें हमारे पास में जो पहला कंपोनेंट यानी कि एक्स है वो पॉजिटिव, जबकि जो सेकंड कंपोनेंट है वाई वो नेगेटिव है। तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा, यानी कि साउथ से ईस्ट की डायरेक्शन में। तो हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो बनेगी साउथ टू ईस्ट। तो ये हमारे पास में पूरा क्वेश्चन आपका, हम इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए उसको ये वाला लॉजिक यूज़ करके इजीली सॉल्व करेंगे। आगे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे इसी रूल के ऊपर, तो ये बात आपने याद रखनी है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैविंग एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड कैपिटल टी, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन वन वाइब्रेशन। यानी कि एक जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो एक वाइब्रेशन में कितना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे, अगर हम एक सिंपल पेंडुलम को एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज़ करते हैं तो ये ए का डिस्टेंस कवर करेगा। जब वो मीन से अगेन लोअर एक्सट्रीम पे जाएगा तो ए का डिस्टेंस कवर करेगा। फिर जब ये वापस आएगा एक्सट्रीम से मीन की तरफ तो ए का डिस्टेंस कवर करेगा। और जब ये मीन से वापस पहुंचेगा एक्सट्रीम पोजीशन पर जहाँ से उसने स्टार्ट किया था तो अगेन ये ए का डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस पूरे साइकिल में देखो एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुई, तो एक वाइब्रेशन में जो ए है वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी है ये 4 ए के बराबर आएगा एक वाइब्रेशन के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो स्टूडेंट देखो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हम घूम करके वापस वहीं पहुँच गए। तो जब हम स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जाएं तो हमारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा 0 के बराबर होता है। तो पूरे वाइब्रेशन में जो डिस्टेंस है वो 4 ए के बराबर, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 के बराबर होता है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और भी नोट करिएगा, अगर आपसे वो पूछ ले कि हाफ वाइब्रेशन में क्या होगा, अब यहाँ पे भी दो केसेस हैं, या तो हम मेन पोजीशन से स्टार्ट करेंगे या फिर एक्सट्रीम पोजीशन से। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं मेन पोजीशन से, देखो ये उसका मेन पोजीशन जो मैंने थोड़ा डार्क कलर से दिखा रखा है। तो अगर हम मीन से जाते हैं एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, ठीक है, तो आप इसको राइट साइड पे ले जाओ। तो अगर हम मीन से एक्सट्रीम पर जाते हैं तो हम ए का डिस्टेंस कवर करेंगे। तो जब हम एक्सट्रीम से वापस आएंगे मीन की तरफ तो अगेन ए का डिस्टेंस कवर करेंगे। तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी है वो 2 ए के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, अब देखो मैंने मीन से स्टार्ट किया, एक्सट्रीम पर गया और फिर वापस मीन पे पहुँच गया, तो जाने का पॉजिटिव और वापस आने का नेगेटिव, तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो अगेन 0 के बराबर आएगा। तो हाफ वाइब्रेशन में अगर हम मीन पोजीशन से स्टार्ट करें तो डिस्टेंस 2 ए के बराबर, जबकि डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर होता है। लेकिन अगर यही केस होता कि आप एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहे हो, जैसे सपोज कर लो कि हमने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट किया है, बल्कि सॉरी राइट साइड से हमने स्टार्ट किया एक्सट्रीम पोजीशन से, तो
तो जब हम एक्सट्रीम से मीन पे आएंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ए के बराबर। जब हम मीन से लेफ़्ट साइड पर एक्सट्रीम पे जाएंगे तो अगेन हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ए के बराबर होगा। अब इस केस में जो डिस्टेंस स्टूडेंट्स वो तो 2a के बराबर ही होगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारी डायरेक्शन रिवर्स नहीं हुई, बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव करती जा रही है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 2a के बराबर आएगा। तो हमारे पास में अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करेंगे तो जो डिस्टेंस है वो भी 2a और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 2a के बराबर होता है। तो ये कुछ डिफरेंट केसेस हैं इसके रिलेटेड जहाँ से आपसे एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ पास्ट पेपर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को, जो कि एमडी कैट में 2008 से लेकर के 2024 तक पूछे गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द डायमीटर एंड टोटल डिस्टेंस अलॉन्ग द सर्कल इज इक्वल टू। अब सुनो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें एक पूरे सर्कल की, तो पूरे सर्कल में जो डिस्टेंस होता है ना वो होता है 2πr के इक्वल, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है अलॉन्ग द डायमीटर कुछ इस तरह से वो बनेगी 2r। तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द डायमीटर वो 2r के बराबर होती है और पूरे सर्कल का जो डिस्टेंस है वो बराबर होता है 2πr के। और हमें चाहिए रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स हमारे पास में 2r के बराबर है और जबकि जो डिस्टेंस है पूरे सर्कल का वो 2πr के इक्वल है। तो यहाँ पर देखो 2 के साथ में 2 कैंसिल हो जाएगा और r के साथ में r कैंसिल, तो इसके न्यूमरेटर में बचेगा 1 और डिनोमिनेटर में बचेगा पाई। तो हमारी जो रेशो है वो आएगी 1/पाई। तो यहाँ पे इसमें हमारे पास में जो करेक्ट आंसर है इस एमसीक्यू का वो बनेगा अल्फ़ा, यानी कि 1/पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, अ बॉडी कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, रिटर्न्स बैक टू इट्स पॉइंट इनिशियल पॉइंट बाय कवरिंग 10 मीटर टूवर्ड्स साउथ, इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट इज़। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक बॉडी है जो कि 10 मीटर कवर करती है नॉर्थ की डायरेक्शन में और फिर वो इनिशियल पॉइंट पर वापस आती है 10 मीटर कवर करके टूवर्ड्स साउथ। तो अब मुझे ये बताओ कि उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना जब बॉडी नॉर्थ की तरफ जाएगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा प्लस का 10, लेकिन जब वो नॉर्थ से साउथ में आएगी तो हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट है डायरेक्शन रिवर्स होने से वो बनेगा माइनस का 10 मीटर। तो अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस पहुँचे हो तो +10 -10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो हमारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो बनेगा 0। बट यहाँ पर देखो ऑप्शन में 2 हैं 0 वाले। अब उसने हमसे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो आपका डेल्टा ऑप्शन है वो करेक्ट होता, बट यहाँ पे उसने पूछा है टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हमें उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है ना वो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल की तरफ होती है। तो स्टार्टिंग था हमारा टूवर्ड्स नॉर्थ और फाइनल था टूवर्ड्स साउथ, तो हमारी जो डायरेक्शन है वो बनेगी नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि हम नॉर्थ से साउथ में मूव करें। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर वो बनेगा चार्ली, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी इज मूव्ड थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 15 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, द टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो व्हेन बॉडी कवर द सेम डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स। अब इसमें वो ये कहता है कि एक बॉडी नॉर्थ में मूव करती है 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करके, तो ये बताओ कि उसको किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए कि उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो जाए। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे अगर आपने नॉर्थ में कवर किया है 15 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट को ज़ीरो होने के लिए क्या कंडीशन थी कि अपोजिट डायरेक्शन में सेम उतने डिस्प्लेसमेंट हो जाए। तो अगर कोई बॉडी सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करती है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि टूवर्ड्स साउथ, तो वो होगा -15। तो +15 -15 टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ज़ीरो बनेगा। तो हमारे पास में उसको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करना पड़ेगा, यानी कि टूवर्ड्स साउथ, ताकि उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो जाए। तो आपका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर वो बीटा बनेगा। तो स्टूडेंट्स अभी आपके लिए एक छोटा सा क्विज़ है, क्योंकि जितनी भी डिस्कशन हमने करी है उनको समराइज़ किया है मैंने इस क्विज़ के अंदर। तो आप इस क्विज़ को सॉल्व करो। तो क्विज़ आपके पास में है, एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 मीटर completes 3.5 revolutions along its circumference. Calculate the distance and displacement covered by the object. तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो और जो भी इसका आंसर है उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। तो अगर आपका आंसर ठीक हुआ तो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, एंड अगर उसमें कोई गड़बड़ हुई तो हम उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो इसको सॉल्व लाजमी करना है आपने, और जो भी आपका आंसर है उसे कमेंट्स के अंदर मेंशन भी ज़रूर करना है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है स्पीड एंड वेलोसिटी का। सपोज कर लो हमारे पास में दो कार्स हैं, एक की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है जबकि दूसरी की स्पीड हमारे पास में है 80 किलोमीटर पर आवर। अगर दोनों की रेस लगी हो तो आप देखोगे जो 80 किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड गाड़ी है
वो जल्दी एंडिंग पॉइंट पर पहुंचेगी, जबकि वो गाड़ी जिसकी स्पीड कम है उसको टाइम लगेगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो दोनों गाड़ियों के लिए डिस्टेंस हमारे पास में सेम है, लेकिन टाइम दोनों को अलग अलग लग रहा है। तो हम कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं ये डिपेंड करता है उसकी स्पीड के ऊपर। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आप यूनिट टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे। अगर आपकी स्पीड कम है तो आप सेम टाइम में कम डिस्टेंस कवर कर पाओगे। इसीलिए वो गाड़ी जिसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है वो देर से पहुंचेगी, क्योंकि उसकी स्पीड कम है, वो यूनिट टाइम में कम डिस्टेंस कवर कर पा रही है। तो स्पीड हमारे पास में क्या होती है कि द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, तो स्टूडेंट्स हमारे पास में जो एवरेज स्पीड है इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन, यानी इसने कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, तो इन दोनों की रेशो को एवरेज स्पीड का नाम देते हैं। अब क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी है, तो जो स्पीड है ये भी एक स्केलर क्वांटिटी बनेगी, और इसका जो यूनिट हमारे पास में है वो होता है मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट्स हमारे पास में स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है। एंड ये हमेशा ग्रेटर दैन ज़ीरो भी होगी, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होता। तो जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर दैन ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से जो स्पीड है वो भी हमेशा ग्रेटर दैन ज़ीरो आएगी। लेकिन स्टूडेंट्स अगर क्या हो कि हम स्पीड के साथ में डायरेक्शन ऐड कर दें, यानी कि आप ये बता दो कि मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ और राइट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, जिसके हमारी गाड़ी में एरो से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो अगर हम स्पीड के साथ में डायरेक्शन ऐड करें तो ये कहलाता है वेलोसिटी। स्टूडेंट्स हमारे पास में वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हमारे पास में होती है द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले की, तो ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जो वेलोसिटी है ये भी हमारे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगी, जिसके यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकेंड। और इसकी जो डायरेक्शन है ये हमेशा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। तो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की, यानी जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी, वही डायरेक्शन हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी की भी होती है। तो इसके यूनिट्स मीटर पर सेकेंड जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है इसका नेचर, कि पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या ज़ीरो होगी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकता है, इसीलिए जो एवरेज वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। और नेक्स्ट जो हमारे पास में जो वेलोसिटी होती है ये ग्रेटर दैन ज़ीरो, लेस दैन ज़ीरो यानी कि नेगेटिव, और इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है और कैसे कवर किया है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, एवरेज वेलोसिटी और स्पीड के। इसमें कहते हैं कि अ बॉडी मूव्स इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन 2 सेकेंड, कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो हमें उसकी एवरेज स्पीड और वेलोसिटी बतानी है अगर कोई बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करता है जिसका रेडियस 2 मीटर है और टाइम उसको 2 सेकंड लगते हैं। अब यहाँ पर देखो यार, सिंपली ये बात बन रही है सेमी सर्कल की, और हम जानते हैं कि सेमी सर्कल में जो डिस्टेंस है ये बराबर होता है पाई आर के। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो रेडियस है वो क्योंकि 2 के इक्वल है, तो हमारा आंसर आएगा डिस्टेंस का 2 पाई। अब हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम जानते हैं टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास में 2 पाई के बराबर और टाइम हमारे पास में 2 सेकेंड है, तो 2 के साथ में जब 2 को कैंसिल आउट करोगे तो आपका आंसर आएगा पाई मीटर पर सेकेंड। तो आपसे एमसीक्यूज में ऐसे भी ऑप्शन पूछ सकते हैं, बट अगर हम यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करें तो हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14। तो एवरेज स्पीड का आंसर आएगा 3.14 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो पहले आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर लो। तो अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हैं तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो बनेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, यानी कि डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब जो डायमीटर वो बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के, और रेडियस हमारे पास में क्योंकि 2 के बराबर है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये बनेगा 4 मीटर। अब हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो वो होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि 4 के बराबर है और टाइम हमारे पास में 2 के इक्वल है यानी 2 सेकेंड, तो आपका जो एवरेज वेलोसिटी का आंसर आएगा वो बनेगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप सिंपली एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपसे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो। देखो इसमें यहाँ पे नोट करने वाली एक बात ये भी है कि जो एवरेज स्पीड है उसका आंसर ज़्यादा आ रहा है, जबकि एवरेज वेलोसिटी का जो आंसर है वो कम आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एवरेज स्पीड है
वो हमेशा एवरेज वेलोसिटी से बड़ी होती है। लेकिन अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे, लीनियर पाथ पे हो, तो वहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, जिसकी वजह से स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर होगी। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो या तो डिस्टेंस से छोटी होती है या उसके बराबर हो सकती है, जिसकी वजह से जो वेलोसिटी है वो या तो स्पीड से छोटी होगी या हमेशा उसके बराबर हो सकती है। तो जो वेलोसिटी है वो ऑलवेज़ लेस दैन और इक्वल टू स्पीड होती है, यानी कि वेलोसिटी कभी भी स्पीड से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। तो ये पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेना है, जिसके ऊपर आगे जाके क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल केसेस ऑफ एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। बेसिकली ये हमारे पास में लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं। तो लीनियर मोशन में हम जानते हैं कि स्पीड एंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो हम यहाँ पे दोनों के लिए ये वैलिड होंगे, और ये लीनियर मोशन की बात है सिर्फ। अब यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन है कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है इन अनइक्वल टाइम, यानी कि एक बॉडी है, सपोज कर लो वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है, इसका फर्स्ट हाफ का डिस्टेंस 100 मीटर है और इसको टाइम लगता है 4 सेकंड। लेकिन जब वो बी से सी तक जाती है तो अगेन वो 100 मीटर कवर करती है, लेकिन अब इसको टाइम लगा है 6 सेकंड। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट हाफ में इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अगर आप 100 को 4 पे डिवाइड करो तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 25 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड हाफ की, तो देखो यहाँ पे 100 को 6 पे डिवाइड करो तो आपका आंसर जो है 25 से कम आएगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास में जो बॉडी की स्पीड है वो डिक्रीज़ होगी, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम लगा है। तो अगर कोई बॉडी सेम डिस्टेंसेस कवर करती है अनइक्वल टाइम के अंदर, तो जो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है वो होता है 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 + v2। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। स्टूडेंट्स, इसकी डेरिवेशन हम नहीं करवाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये वैसे भी एमडी कैट का क्रैश कोर्स है। तो अगर आपको इसकी डेरिवेशन चाहिए तो आप हमें अलग से कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, इसलिए हम जस्ट यहाँ पे शॉर्टकट्स या फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे, डेरिवेशन में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे इनके। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये तब यूज़ होगा जब हमारे पास में सेम डिस्टेंस कवर करेंगे अनइक्वल टाइम के अंदर। सेकंड केस हमारे पास में आता है कि अगर हम अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करते हैं इक्वल टाइम में, यानी ये दोनों अपोजिट हो गए। पहले में डिस्टेंस सेम, टाइम डिफरेंट, अब यहाँ पर डिस्टेंस डिफरेंट है और टाइम सेम है। यानी कि एक बॉडी जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है, 160 मीटर कवर करती है 5 सेकंड में। फिर वो पॉइंट बी से सी तक 40 मीटर कवर करती है, वो भी 5 सेकंड में। यानी कि फर्स्ट हाफ में आप देखोगे तो आपकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन जो सेकंड हाफ है वहाँ पे जो आपका डिस्टेंस है वो कम कवर हुआ है सेम टाइम में, तो वहाँ पर आपकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। आपको स्पीड निकालनी है या वेलोसिटी निकालनी है, तो आप दोनों को डिवाइड कर लो डिस्टेंस ओवर टाइम। तो फर्स्ट हाफ में देखो 160/5, तो ये बनेगा तकरीबन तकरीबन 36 अप्रोक्सीमेटली 36 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 160/5 कर लो आप, तो जो भी आपका आंसर आएगा फर्स्ट हाफ का ए से बी तक। सेकंड हाफ में देखें तो 40/5, ये बनेगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों केस में स्पीड आपकी अलग अलग है। तो इस केस में हमारी जो एवरेज स्पीड है इसका फॉर्मूला होता है v1 + v2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये फाइनली रिजल्ट आपने याद रखना है, और अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो आप हमें अलग से बता सकते हो, नहीं तो जस्ट ये फॉर्मूलाज को रिमेंबर करो, कंडीशंस आपने याद रखनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग उनको अप्लाई करना है। थर्ड केस हमारे पास में आता है कि अनइक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम। अब यहाँ पर डिस्टेंस भी डिफरेंट और टाइम भी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे गाड़ी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है, 160 मीटर कवर करती है 6 सेकंड में। फिर वो बी से सी तक जाती है, 40 मीटर कवर करती है 4 सेकंड में। यानी अब दोनों केसेस में हमारा डिस्टेंस और टाइम जो है वो डिफरेंट है। तो फर्स्ट हाफ में भी आपकी स्पीड कुछ अलग आएगी, सेकंड हाफ में भी आपकी स्पीड जो है वो कुछ अलग आएगी। तो जब इस टाइप की सिचुएशन होगी तो हमारे पास में जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास में बनेगा s1 + s2, और टोटल टाइम हमारे पास में बनेगा t1 + t2। नेक्स्ट हमारे पास में फाइनल फोर्थ कंडीशन है कि अगर की बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है इक्वल टाइम में। अब यहाँ पे लेट्स है एक बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई, उसने 100 मीटर कवर किया 5 सेकंड में। फिर वो पॉइंट बी से पॉइंट सी तक गई, अगेन उसने 100 मीटर कवर किया 5 सेकंड के अंदर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास में जो एवरेज वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगी। अब देखो फर्स्ट हाफ में डिस्टेंस ओवर टाइम 100 डिवाइडेड बाय 5 बेसिक फॉर्मूला आप यूज़ करोगे तो वो बनेगा 20 मीटर पर सेकेंड।
सिमिलरली सेकंड हाफ में ये भी 20 मीटर पर सेकंड ही बनेगा। तो यहाँ पे जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पर सेम रहेगी। और फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो इस केस में उसमें कंडीशन भी हमें याद रखनी है कि हमारी एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड हमेशा बराबर होते हैं, और इसे यूनिफॉर्म स्पीड का नाम देते हैं या यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं, जबकि बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करें। तो ये जो डेफिनेशन है हम आगे जैसे देखेंगे भी। तो ये हमारे पास में मेन 4 कंडीशन है इसकी, जिनके रिजल्ट्स को आपने अच्छे से रेडी करना है, और इसके ऊपर जो भी हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे उन्हें समझना है। और डीपीपी शीट के अंदर, यानी कि जो आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके अंदर भी इसके कुछ क्वेश्चंस हम ऐड करेंगे ताकि आपको ये फॉर्मूलाज को यूज़ करना आ जाए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारे पास में है कि बॉडी कवर्स वन हाफ ऑफ इट्स जर्नी एट 40 मीटर पर सेकेंड एंड द नेक्स्ट हाफ इन 60 मीटर पर सेकेंड, देन एवरेज स्पीड विल बी। अब देखो स्टूडेंट, ज़रा दिमाग लगाओ कि यहाँ पे फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ का जो जर्नी है, दोनों केसेस में डिस्टेंस हमारा सेम है, लेकिन पहले हाफ में इसकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड और सेकंड हाफ में इसकी स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड, यानी कि टाइम डिफरेंट है। तो जब हमारे पास में डिस्टेंस सेम हो और टाइम डिफरेंट हो, तो सबसे पहली कंडीशन, इस केस में हमारी जो एवरेज स्पीड का फार्मूला है वो होता है 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस वी टू। अब सिंपली देखो यहाँ पे ना v1 हमारे पास में 40 है और जबकि v2 हमारे पास में ये है 60 मीटर पर सेकेंड। तो वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर लो, तो बनेगा v एवरेज इज इक्वल्स टू 2 इंटू 40 मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 40 प्लस 60 है ये बनेगा 100। तो देखो 100 के 2 ज़ीरो 60 और 40 के 2 ज़ीरो से हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो बाकी बचेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो 6 2 बार 12 और 12 4 बार 48। तो हमारा एवरेज वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो बनेगा 48 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बनेगा चार्ली। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर ना एक जनरल केस डिस्कस करेंगे कि अगर की बॉडी जो है वो n नंबर ऑफ़ डिस्टेंसेस कवर करती है विद डिफरेंट वेलोसिटी, यानी कि फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, थर्ड हाफ एंड अप टू सो ऑन, nth हाफ का जो डिस्टेंस है वो सेम है, लेकिन हर हाफ में उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। तो अगर हमारे पास में कोई इस टाइप की सिचुएशन हो जिसमें डिस्टेंस सेम जबकि वेलोसिटीज़ डिफरेंट हो, तो वहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास में सिंपली देखो यार, एवरेज वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला तो आपने याद रखना है, वो होता है टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे हम अगर हमारे पास में n नंबर ऑफ़ डिस्टेंसेज हैं, तो पहले का डिस्टेंस d1 d2 d3 एंड सो ऑन अप टू dn, ये सारे डिस्टेंसेज अगर सेम हैं तो जो टोटल डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा वो n टाइम्स ऑफ डिस्टेंस के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास में जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो बनेगा टोटल डिस्टेंस, यानी कि n टाइम्स ऑफ d डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, जो कि हर हाफ का डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ पे स्पीड डिफरेंट है। तो वो बनेगा t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन अप टू tn। अब यहाँ पे ना स्टूडेंट्स हमारे पास में टाइम नहीं है, तो टाइम का फार्मूला अगर आप बनाओगे स्पीड के बेसिक फार्मूले से या वेलोसिटी के बेसिक फार्मूले से, तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो वहाँ से टाइम को कैलकुलेट करें तो बनेगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो t1 की जगह पे हमारे पास में, क्योंकि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, तो t1 की जगह पर आएगा d/v1 प्लस t2 की जगह पर आएगा d/v2 प्लस सो ऑन, और tn की जगह पर आएगा d डिवाइडेड बाय vn। अब देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर के अंदर d है, न्यूमरेटर के अंदर v1 v2 और vn के, ये d यहाँ से कॉमन आएगा, तो ये जो डिनोमिनेटर का d है ये न्यूमरेटर के d से हो जाएगा कैंसिल आउट। बाकी बचेगा n/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस सो ऑन अप टू 1/vn। तो हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा v एवरेज इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस सो ऑन अप टू 1/vn। यानी कि हमारे पास में जितने भी हाफ्स बनेंगे, 1 है, 2 है, 10 हैं या 20 हैं, जितने भी हाफ्स बनेंगे उन हाफ्स की तादाद को, यानी कि n को न्यूमरेटर में लिखना है, और जितनी भी इनकी वेलोसिटीज़ हैं फर्स्ट हाफ की, सेकंड हाफ की, उनको रेसिप्रोकल को ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी का शॉर्टकट बन जाता है इस तरह से। तो आपने शॉर्टकट याद रखना है, पूरी डेरिवेशन में नहीं जाना। तो ये जो रिज़ल्ट है आगे हम यूज़ भी करेंगे इसको। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक इसी के ऊपर क्वेश्चन है। अ कार ट्रेवल द फर्स्ट थर्ड ऑफ अ डिस्टेंस s एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, द सेकेंड थर्ड एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड द लास्ट थर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पे हमारे पास में टोटल डिस्टेंस के 3 हाफ बन गए, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ एंड थर्ड हाफ। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, मेरे पास में जो फर्स्ट थर्ड है
वहाँ पर उसकी स्पीड 10 है, फिर 20 है, फिर 60 है। तो हमारे पास में क्योंकि 3 हाफ्स हैं इसके यहाँ पे, तो जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है वो बनेगा n डिवाइडेड बाय 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पर 3 है, 3 डिस्टेंसेस उसने कवर किए हैं। तो अगर मैं इसमें वैल्यूज़ को रिप्लेस करूँ तो n की जगह पर 3 आएगा। v1 फर्स्ट थर्ड की जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। सेकेंड थर्ड की जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, तो v2 की जगह पे 20 लिखेंगे। और जो v3 है लास्ट थर्ड का जो स्पीड वो हमारे पास में है 60 मीटर पर सेकेंड। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लें तो स्टूडेंट्स जो एलसीएम है ना वो सबसे बड़ी वैल्यू पिक करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 60 इसका एलसीएम। जो 3 है वो तो रहेगा वैसे का वैसा। अब 60 एलसीएम में आ गया। अगर हम ये जो 10 है इसको 60 पे डिवाइड करें तो 10 डिवाइड 60/10 ये बनेगा 6 के इक्वल, तो यहाँ पर आएगा 6। अगर हम 60 को 20 पे डिवाइड करें तो ये बनेगा 3, और अगर मैं 60 को 60 पे डिवाइड करूँ तो ये आएगा 1। तो ये बनेगा 6 + 3 + 1 डिवाइडेड बाई 60। ये आप जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है रेसिप्रोकल वाले उसको सॉल्व कर रहे हैं एलसीएम लेकर के। अब देखो यहाँ पे ये जो सबसे लास्ट में 60 है ना, ये ऊपर आके 3 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 180। लेकिन जो 6 + 3 + 1 ये बन जाएगा 10। अगर हम देखें 180/10 तो 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये आएगा 18/1, यानी कि 18 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास में जो कार की एवरेज वेलोसिटी है या एवरेज स्पीड है वो 18 मीटर पर सेकंड बनेगी। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास में 2 से ज़्यादा हाफ्स हैं। लेकिन अगर आपके पास में सिर्फ 2 हाफ हैं तो आप वही प्रीवियस फार्मूलाज को यूज़ करोगे जो हमने 4 केसेस डिस्कस किए हैं। तो ये बात आपने अच्छे से जहन में रखनी है। और अगर कोई बात यहाँ तक आपको समझ में नहीं आई, कोई भी डाउट है, तो आप उसको अभी से कमेंट करो और उसको क्लियर करो। तो यहाँ पे वैसे आपको जो राइट ऑप्शन है वो चार्ली बनेगा, 18 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास में आता है कुछ टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। अब लेट्स से हमारे पास में एक बॉडी है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करती है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की स्पीड या वेलोसिटीज़ कौन कौन सी हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जब भी कोई बॉडी मूव करता है तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर किसी भी लम्हे में उसकी जो स्पीड होती है उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड का नाम देते हैं, जिसका फॉर्मूला हमारे पास में होता है v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टाइम अप्रोचेज टू ज़ीरो इनटू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यानी कि हमारे पास में जो लिमिट है यहाँ पे वो ये इंडिकेट करती है कि जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ही छोटा है, यानी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो होता है। एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं है, अप्रोचिंग टू ज़ीरो, यानी इतना शॉर्ट इंटरवल होता है हमारे पास में। अब यहाँ पे इसमें से अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो उसमें जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास में है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो वेलोसिटी होती है किसी बॉडी की उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला सेम टू सेम इंस्टेंटेनियस स्पीड के जैसा है, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टाइम अप्रोचिंग टू ज़ीरो इनटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो बस ये फ़र्क है कि वहाँ पे डिस्टेंस ओवर टाइम है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है। बट स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो उस केस में इंस्टेंटेनियस स्पीड तो कांस्टेंट होती है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है ये वेरिएबल होती है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में पॉइंट टू पॉइंट बॉडीज़ की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज होती है, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, इसलिए उसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो भी हर पॉइंट पर डिफरेंट होगी ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास में है यूनिफॉर्म स्पीड। स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि ना तो आपकी स्पीड ज़्यादा हो रही है और ना ही कम हो रही है। अगर आप 20 पे चल रहे हो तो आपकी गाड़ी 20 पे ही मूव कर रही है, और अगर आप 40 पे जा रहे हो तो गाड़ी आपकी 40 पे चलती जा रही है। तो अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि ना ज़्यादा हो रही है ना कम हो रही है, तो हम इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे। तो जब हम इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करते हैं तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास में सेम यूनिफॉर्म स्पीड की टाइप है की तरह है। जैसे अगर हम इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे तो ये यूनिफॉर्म स्पीड है, लेकिन अगर हम इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं तो इसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का नाम देते हैं। और जब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हैं तो उस केस में हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड हमेशा बराबर होते हैं, या एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी हमेशा सेम होते हैं इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसमें एक बात इसमें अपने और भी ऐड कर लेनी है कि जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास में आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो सुनो, जब हम गाड़ी की स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं, बढ़ाते हैं, तो जब हमारी स्पीड बढ़ेगी तो हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, लेकिन जब हमारी स्पीड कम होती है तो हम सेम टाइम में कम डिस्टेंस कवर करेंगे। तो अगर की बॉडी इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करे तो उसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का नाम देते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो इसमें हम अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करते हैं इक्वल टाइम के अंदर। यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो सकती है, या फिर दोनों चेंज हो सकते हैं। और इस केस में इंस्टेंटेनियस और एवरेज कभी भी बराबर नहीं होते। तो ये कुछ बेसिक सी टाइप्स हैं वेलोसिटी की, आपने इनको अच्छे से जहन में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है कि आकार ए मूव्स विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड एंड आकार बी मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। तो डायग्राम में दो कारें दिखा रखी हैं, कार ए एंड कार बी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, वेलोसिटी उसने बता रखी है। फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब सुनिए, यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी। अब ये किस बला का नाम है? तो चलिए पहले इसको सीखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को, और फिर वापस आके इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम बात करें रिलेटिव वेलोसिटी की, तो जैसे देखो हमारे पास में डिफरेंट बॉडीज़ हैं ए, बी एंड सी। इन तीनों की वेलोसिटी एक दूसरे के कंपैरिजन में डिफरेंट है। तो किसी बॉडी की वेलोसिटी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या होती है, ये किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या होगी, उसे रिलेटिव वेलोसिटी का नाम देते हैं। जिसको डिफाइन हम ऐसे करते हैं, द वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अदर इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, रिलेटिव वेलोसिटी की जो वेक्टर फॉर्म है ये हमारे पास में होती है वी रिलेटिव इज इक्वल्स टू वी वन वैक्टर प्लस माइनस वी टू वैक्टर। अब ये प्लस या माइनस कब यूज़ करना है वो आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये इसकी वेक्टर फॉर्म में आपने इसको याद रखना है। अगर हम बात करें इसके मैग्नीट्यूड की, ये स्टूडेंट्स इसका एक शॉर्टकट भी होता है जिसको आपने याद रखना है अच्छी तरह से। तो इसके मैग्नीट्यूड का जो शॉर्टकट है वो हमारे पास में होता है, अगर दो वेलोसिटीज़ हैं वी वन एंड वी टू, एक फर्स्ट बॉडी दूसरी सेकंड बॉडी, तो रिलेटिव वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड हमारे पास में है ये बराबर होता है वी वन अंडर रूट वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर माइनस टू वी टू कॉज ऑफ थीटा। ये शॉर्टकट है जो हमारे बहुत काम आएगा जब हम क्वेश्चंस को नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। सब देखो यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस हैं एंगल की बेस के ऊपर, जिसमें हम ये शॉर्टकट यूज़ करेंगे और वो केसेस सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला केस हमारे पास में आता है कि अगर दो बॉडीज़ सेम डायरेक्शन में मूव करें, जैसे देखो ये डायग्राम्स जो हैं यहाँ पे दिखा रखा है, कार ए एंड कार बी, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है हमारे पास में, सेम है। तो अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो एंगल बनेगा 0 डिग्री। अगर एंगल 0 है तो कॉज ऑफ 0 हम जानते हैं 1 के बराबर होता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर आएगा वी अंडर रूट वी वन स्क्वेयर प्लस वी टू स्क्वेयर माइनस टू वी वन वी टू। अगर आप इस फॉर्मूले को क्लोज करोगे ना तो ये बनेगा वी वन माइनस वी टू होल स्क्वेयर अंडर रूट। तो यहाँ पे स्क्वेयर से जब अंडर रूट कैंसिल आउट करोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आपके पास आएगा वो होगा वी ए या वी वन माइनस वी टू। या अगर हमारे पास में कार्स ए एंड बी हैं तो ये बनेगा वी ए माइनस वी बी। तो स्टूडेंट्स ये शॉर्टकट आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि जब भी दो बॉडीज़ सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वी ए माइनस वी बी या फिर वी वन माइनस वी टू। तो जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस कर दो तो आपके पास में उसका आंसर आ जाता है। सिमिलरली अगर दो बॉडीज़ मूव कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कार बी एंड कार सी है, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्योंकि अपोजिट है तो एंगल बनेगा 180 डिग्री। तो जब आप कॉज 180 यूज़ करोगे तो आपका फॉर्मूला जब क्लोज हो गया आपके पास में आएगा तो वो बनेगा वी बी सी इज इक्वल्स टू वी बी प्लस वी सी। यानी ये फार्मूले से ही जनरेट होता है। तो डेरिवेशन आप खुद से ट्राई कर सकते हो एंगल को वहाँ पे पुट करके, नहीं तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला भी याद रख सकते हो। तो जब सेम डायरेक्शन होगी तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की वेलोसिटीज़ को माइनस करके निकालेंगे, और जब अपोजिट डायरेक्शन होगी तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो उनको प्लस करके निकालते हैं। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। थर्ड केस हमारे पास में आता है कि अगर दो बॉडीज़ परपेंडिकुलरली मूव कर रही हैं, जैसे मान लो कि एक फ्लाई ओवर एक ब्रिज है और एक ट्रेन वहाँ से गुजर रही है और एक गाड़ी नीचे से गुजर रही है उसके, तो एंगल मान लो वहाँ पे 90 का बन रहा है। तो अगर एंगल 90 डिग्री है, दो बॉडीज़ परपेंडिकुलरली मूव कर रही हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास में कॉज 90 की वैल्यू 0 होती है। तो वो पूरा फैक्टर जो है ना माइनस टू वी वन वी टू कॉज 90 वाला, ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास में जो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ये बराबर आएगा वी वन स्क्वेयर प्लस वी टू स्क्वेयर अंडर रूट, या फिर ए और बी की अगर हम बात करें, या जो भी नाम आपने दिए हैं उसको उस लिहाज से,
तो रिलेटिव वेलोसिटी का जो फार्मूला है, अगर दो बॉडीज़ ए एंड बी हैं तो ये बनेगा वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर और होल का अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स ये तीन हमारे पास में मेन फार्मूलाज हैं जिनको आपने पहले याद रखना है सिंपल केसेस के लिए, कि अगर सेम डायरेक्शन है तो दोनों को माइनस करना है, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों को प्लस करना है, और अगर परपेंडिकुलर है तो उनका स्क्वायर करना है, प्लस करना है और फिर उसका अंडर रूट कर देना है। बट अगर हमारे पास में इनके अलावा कोई और एंगल हो तो फिर आप वो जो शॉर्टकट है उसी को यूज़ करोगे और उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब स्टूडेंट्स वापस आते हैं उसी क्वेश्चन की तरफ, जिसमें उसने में दो गाड़ियाँ दिखा रखी हैं, एक का नाम ए है दूसरी का बी है। ए मूव कर रही है लेफ़्ट साइड की तरफ 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, जबकि बी मूव कर रही है राइट में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो हमें बतानी है इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और हमने अभी भी सीखा कि अगर दो बॉडीज़ की डायरेक्शन अपोजिट हो तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो उन दोनों को प्लस करके निकालेंगे। तो हमारे पास में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो बनेगी वी बी प्लस वी ए, क्योंकि बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए बतानी है हमने। तो ये हमारे पास में बनेगा 20 वी बी की वैल्यू और 15 हमारे पास में वी ए की वैल्यू है। तो 20 प्लस 15 आंसर आएगा 35 मीटर पर सेकेंड। अब सुन यहाँ पर देखो हमारे जो ऑप्शन है ना, वहाँ पर दो ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें 35 आ रहे हैं, पर एक प्लस में दूसरा माइनस में, और दोनों के साथ में आई हेड लगा हुआ है। तो इसका मतलब आई हेड आपको डायरेक्शन बता रहे हैं, तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। अब यहाँ पे ना स्टूडेंट्स जिस बॉडी की वेलोसिटी आपको बतानी है आप उसकी डायरेक्शन देखो। अगर हमें बी की वेलोसिटी बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ए और बी मूव कर रहा है राइट साइड की तरफ, यानी कि पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, तो हमारे पास उसके लिए हम यूज़ करेंगे पॉजिटिव आई हैट यानी प्लस का आई हैट। तो जिस तरफ बॉडी मूव कर रही होगी हम उसी की डायरेक्शन चूज़ करेंगे। तो हमारी बॉडी क्योंकि पॉजिटिव एक्स में जा रही है और एक्स के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं आई हैट, तो हमारा जो डायरेक्शन है वो बनेगी टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, जिसके लिहाज से हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो बनेगा अल्फ़ा, यानी कि 35 आई हैट मीटर पर सेकेंड। अगर हमारी बॉडी आपसे वो पूछता वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो फिर क्योंकि बॉडी ए जो है वो नेगेटिव एक्स में जा रही है तो आपको जो बीटा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता। और अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती, यानी कि ए और बी सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो फिर हम यूज़ करते हैं 20 माइनस 15, तो आपको जो आंसर आता वो 5 मीटर पर सेकेंड आता, जिस लिहाज से आप इसको सॉल्व आउट करोगे। तो इस तरह से डिफरेंट केसेस होते हैं जिसके अंदर हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे, इनको अप्लाई करेंगे और इनको सॉल्व आउट कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अ बर्ड फ्लाइज एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन पैरेलल टू द ट्रैक। टाइम टेकन बाय द पैरट टू क्रॉस द ट्रेन इज़। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है जो वेस्ट में जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, इसकी लेंथ हमारे पास में 150 मीटर है, और एक बर्ड है जो कि फ्लाई कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट और इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपको ये बताना है कि बर्ड को कितना टाइम लगेगा इस ट्रेन को क्रॉस करने के लिए। अब यहाँ पे जो बर्ड डिस्टेंस कवर करेगा एक्चुअल में वो ट्रेन की लेंथ के बराबर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टाइम का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो बनता है टाइम इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर स्पीड या रिलेटिव स्पीड। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो जो रिलेटिव स्पीड है वो इन दोनों को प्लस करने से आएगी। हमारे पास में जो डिस्टेंस है वो है 150 मीटर और रिलेटिव स्पीड हमारे पास में बनेगी 10 प्लस 5। तो डिस्टेंस आ गया 150 और 10 प्लस 5 बन जाएगा 15, और अगर हम 150 को 15 पे डिवाइड करें तो टाइम बनेगा 10 सेकेंड। तो इस बर्ड को 10 सेकंड लगेंगे ट्रेन के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में या इसको क्रॉस करने में। तो आपको जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बनेगा डेल्टा। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि स्पीड एंड वेलोसिटी के टॉपिक से पूछे गए हैं 2008 से लेकर के 2024 तक। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, अरशद इज़ ड्राइविंग डाउन 7th स्ट्रीट, ही ड्राइव्स 150 मीटर इन 18 सेकेंड, एज्यूम ही डज नॉट स्पीड अप और स्लो डाउन, व्हाट इज़ हिज स्पीड। यानी कि हमें स्पीड बतानी है, उसने आपको डिस्टेंस बता रखा है 150 मीटर का और टाइम यहाँ पे लगा है उसको 18 सेकेंड्स। अभी एमसीक्यू दो बार आ चुका है 2017 में और 2023 में। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स हमारे पास में स्पीड निकालनी है, तो स्पीड का बेसिक फार्मूला हम जानते हैं डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास में 150 मीटर है और टाइम हमारे पास में 18 सेकेंड्स है। तो अगर आप 150 को 18 पे डिवाइड करते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 8.33 मीटर पर सेकेंड। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर है वो बनेगा बीटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में नम्स 2023, इसमें कहता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग अ कर्व्ड पाथ इज़, यानी जबकि बॉडी कर्व्ड पाथ में मूव करती है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी कोई बॉडी कर्व्ड पाथ में मूव करे या फिर सर्कुलर पाथ में मूव करे तो जो वेलोसिटी है वो हमेशा अलोंग द टेंजेंट होती है। तो ये हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो राइट ऑप्शन वो बनेगा अल्फ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन UHS 2022 और 23 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी। स्टूडेंट्स ये वेरिएबल वेलोसिटी की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करे तो उसे वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का नाम देते हैं। अब देखो पहला ऑप्शन है अनइक्वल डिस्टेंसेज आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो डिस्टेंस वाला पॉसिबल ऑप्शन तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी की बात हो रही है, तो आंसर डिस्प्लेसमेंट में होना चाहिए। तो आपका बीटा और चार्ली इन दोनों में से, बल्कि डेल्टा ऑप्शन भी सेम डिस्प्लेसमेंट में है, तो इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन बनेगा। तो सेकंड में कहते हैं अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स आर मेड इन इक्वल टाइम, तो ये राइट ऑप्शन है बाय द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बाकी आप इसको पढ़ लेना, वो मतलब सही नहीं बनेंगे उसके, क्योंकि वहाँ पे देखो थर्ड में कह रहे हैं अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और फोर्थ में भी अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है और वहाँ पे भी डिस्टेंसेस की बात हो रही है, तो ये पॉसिबल नहीं होंगे। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो बीटा बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है इफ़ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी देन, अगर किसी बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी आपस में बराबर हो तो फिर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में कि अगर कोई बॉडी उसकी इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी बराबर हो तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, यानी कि ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो फॉर अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस और एवरेज बराबर होते हैं, और अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो उसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, एक्सेलरेशन जो है आपका ज़ीरो आएगा। तो इस लिहाज से हमारा जो राइट आंसर है वो बनेगा बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है अ मैन इन अ कार इज़ मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द कार इज़, यानी एक पर्सन है वो एक कार में बैठा हुआ है और वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वेलोसिटी से कार को चला रहा है। तो हमें ये बताने कि उस पर्सन की वेलोसिटी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू कार, यानी कि यहाँ पे रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है। अब देखो यार, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो हम गाड़ी में खुद बैठे हुए हैं, तो गाड़ी को हम जितनी भी स्पीड से भगाएंगे हम गाड़ी के लिहाज से रेस्ट में होंगे, अगर कोई हमें ऑब्ज़र्व नहीं कर रहा बाहर से। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना वो हमेशा ऑब्ज़र्वर के लिहाज से देखी जाती है। अगर हम खुद ही ऑब्ज़र्वर हैं, मतलब खुद को देख रहे हैं गाड़ी में बैठ कर के, तो हम उस लिहाज से रेस्ट में होंगे, तो हमारी जो स्पीड है या वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू कार वो ज़ीरो के बराबर आएगी। तो आपका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर वो बनेगा चार्ली। स्टूडेंट्स ये एक छोटा सा क्विज़ अब इस वेलोसिटी और स्पीड के टॉपिक्स हैं। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं और ये सारी बातें आपने समझ ली हैं अच्छी तरह से, तो ये क्विज़ आपके लिए है। आप इसको पढ़ो, अच्छे से सॉल्व करो और जो भी आपका आंसर बने उसको कमेंट्स में मेंशन करो। तो फर्दर देखते हैं कि आप लोग क्या करते हो यहाँ पे। तो इसको सॉल्व लाजमी करना है ताकि आपको एक्चुअल में पता चल सके कि यार यहाँ तक आपको क्या समझ आया है और क्या समझ में नहीं आया। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो वेल एंड गुड, और अगर कहीं पे कोई डाउट है तो उसको दोबारा से देखो, और अगर फिर भी समझ ना आए तो आप हमसे कमेंट्स में पूछो, हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है एक्सेलरेशन का। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, तो लेट्स से हमारे पास में कार है जो कि रेस्ट पे खड़ी है, उसकी स्पीड वहाँ पर 0 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन वो 5 सेकंड में अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करते करते 20 किलोमीटर पर आवर कर लेती है। तो हमारी गाड़ी की स्पीड में या वेलोसिटी में कितने टाइम में कितना चेंज आता है। तो जब हम वेलोसिटी का चेंज कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इसे एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हमारे पास में होता है वो होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी कि डेल्टा वी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की यूनिट की तो वो बनेगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और इसकी डायमेंशंस होती हैं LT-1, जो आप साइड पे नोट कर लेना है इसको। नेक्स्ट हमारे पास में स्टूडेंट्स आती है एक्सेलरेशन की, ये वेक्टर है या स्केलर है। अब हम जानते हैं वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। तो अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा टूवर्ड्स द इंक्रीजिंग वेलोसिटी होती है, या फिर हम ये कहेंगे कि इट्स डायरेक्शन इज़ ऑलवेज अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर
या फिर डेल्टा वी वेक्टर, क्योंकि यहाँ पर जो डेल्टा का साइन है ना, ये हमेशा इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है या इंक्रीज़ को शो करता है। तो जिस डायरेक्शन में गाड़ी की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, एक्सेलरेशन हमेशा उसी डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं, इसके बाद आपने अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो हमारा जो वेलोसिटी का चेंज है वो ज़ीरो होगा। तो अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी ज़ीरो है तो एवरेज एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो भी ज़ीरो के बराबर आएगा। यानी कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने के लिए एक कंडीशन है वेलोसिटी का चेंज होना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, या दोनों चेंज हो सकते हैं। तो किसी में भी चेंज आए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और अगर उसमें चेंज नहीं आता तो एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो के बराबर होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास में कुछ इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जिसमें हम ये बताएंगे कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो कब होता है। तो ज़ीरो का तो हमने चलो बता दिया यहाँ पे। अब देखेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव और कौन कौन सी कंडीशन है इसकी यहाँ पे। अब सबसे पहला केस हमारे पास में कि अगर गाड़ी की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि 0 से 20 पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर, जबकि इनिशियल वेलोसिटी है 0 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनल माइनस इनिशियल 20 माइनस ज़ीरो, तो आपका जो चेंज है वो बनेगा पॉजिटिव। तो अगर वेलोसिटी का चेंज पॉजिटिव है तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर हमारी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। और अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन की, तो इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी गाड़ी फॉरवर्ड जा रही है लेफ़्ट से राइट में, तो जो एक्सेलरेशन है वो भी लेफ़्ट टू राइट बनेगा। और हम कहेंगे कि इस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और इनमें एंगल बनेगा 0 डिग्री। नेक्स्ट केस हमारे पास में आता है कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ करती है, यानी आप 20 पे जा रहे हो, आपने ब्रेक्स मारी और गाड़ी की वेलोसिटी 0 हो गई, तो 20 से 0, 0 फाइनल है, 20 इनिशियल है, तो आपका जो चेंज इन वेलोसिटी है वो बनेगा माइनस में, यानी कि नेगेटिव। तो जब वेलोसिटी का चेंज नेगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव आएगा। अब इस केस में अगर हम बात करें इनके डायरेक्शन की, तो हमने कहा था कि जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग वेलोसिटी होता है, यानी कि जब वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन की वेलोसिटी से दोस्ती होती है, दोनों सेम सेम रहते हैं एक डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन लड़ाई करता है उससे। तो जैसे ही एक्सेलरेशन की वेलोसिटी से लड़ाई होगी तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो इस केस में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, यानी कि इनकी लड़ाई हो जाती है। और अगर इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं और इनके दरमियान एंगल बनेगा 180 डिग्री। स्टूडेंट्स इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास में एक बात याद रखनी है कि जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है इसे रिटार्डेशन या डीसेलरेशन भी कहते हैं। तो इसके दो नाम हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन और डीसेलरेशन, और ये प्रोड्यूस कब होता है जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है। थर्ड केस हमारे पास में आता है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे तो फिर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो हमेशा अलोंग द टेंजेंट होती है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है इस केस में वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होता है, जिसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो इस केस में हमारे पास में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्योंकि परपेंडिकुलर हैं तो एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो ये हमारे पास में तीन डिफरेंट केसेस हैं इसके, जिसको अपने अच्छे से गो थ्रू करना है। तो और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज भी बनते हैं, जो उनमें से हम कुछ आगे जाकर डिस्कस भी करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारे पास में है कि अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 सेकंड एंड देन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 3 सेकंड। व्हाट इज़ द एवरेज एक्सेलरेशन। यानी कि यहाँ पे एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, पहले उसका एक्सेलरेशन 3 है 2 सेकंड के लिए, फिर वो 3 से 4 हो जाता है 3 सेकंड के लिए। तो उसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अब देखो यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पे जो टोटल चेंज इन वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी तो हमारे पास में है ही नहीं, ना फर्स्ट हाफ की है ना सेकंड हाफ की है। तो क्या बनेगा, फर्स्ट हाफ की वेलोसिटी मान लो v1 और सेकंड हाफ की वेलोसिटी मान लो v2 है, और फर्स्ट इंटरवल का टाइम t1 है और सेकंड इंटरवल का टाइम जो है वो t2 है। तो हमें टाइम तो पता है लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी नहीं पता। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना वेलोसिटी का अगर आपको निकालना है फर्स्ट हाफ में कि कितनी वेलोसिटी थी उसकी, तो फॉर्मूला भी यूज़ करो एक्सेलरेशन का, जो था वेलोसिटी ओवर टाइम। तो वहाँ से वेलोसिटी निकालो तो बनेगा एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो हम v1 की जगह पर लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम और एक्सेलरेशन दोनों डिफरेंट है दोनों केसेस में। तो ये हमारे पास में बनेगा एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू a1 t1 प्लस a2 t2
डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2, यानी कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे A1 T1 प्लस V2 की जगह पर A2 T2। तो ये एक शॉर्टकट है और ये तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास में टाइम और एक्सेलरेशन दोनों डिफरेंट हो, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम इसको कह सकते हैं। तो ये बात आपने यहाँ पे कवर करनी है। अब समझिए यहाँ पे सारी वैल्यूज़ हमारे पास में, इस वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर लो। वैसे आप इसको सॉल्व कैसे करोगे पहले ये तो बताओ। यानी कि अगर आप सिंपल वे यूज़ करते हो, हम क्या करते हैं, एवरेज निकालना है यार, दो एक्सेलरेशन गिवन है तो A1 कर लो प्लस A2 कर लो, फिर 2 पे डिवाइड कर दो तो उससे हल हो जाएगा। पर ये ऐसे हल नहीं होगा। वो वाला फॉर्मूला भी हम यूज़ करते हैं और वो तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास में जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि दोनों हाफ्स का टाइम हमारे पास में सेम है। जैसे वो कहता है कि पहले 2 सेकंड में वो 3 है, फिर अगले 2 सेकंड में वो 4 हो जाता है, तो उस केस में हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2। बट अगर हमारे पास में टाइम डिफरेंट है तो फिर हम ये शॉर्टकट यूज़ करेंगे। तो ये बात भी आपने नोट करनी है, आगे यूज़ होगी ये। अच्छा देखो यार, यहाँ पे अगर वैल्यूज पुट करें इस फार्मूले के अंदर तो A1 की वैल्यू हमारे पास में 3 है और T1 की वैल्यू 2 है, तो 3 2 ज़ार 6 बनेगा। और A2 की वैल्यू ये हमारे पास में 4 है और T2 की वैल्यू हमारे पास में 3 है, तो 4 3 बार 12 बनेगा। तो 6 प्लस 12 ये हो गया 18 और बटे में 2 प्लस 3 है तो ये 5 बनेगा। तो अगर हम 18 को 5 पे डिवाइड करें तो आपका आंसर आएगा 3.6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो आपको जो राइट आंसर है इस केस में वो बनेगा चार्ली। स्टूडेंट्स नेक्स्ट उसने हमें एक ग्राफ दिखा रखा है और कहते हैं ये बताओ इस ग्राफ में मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पे प्रोड्यूस होगा और कितना है, यानी हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है। तो स्टूडेंट्स देखो, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यानी कि आप देखो तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी के साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जहाँ पर वेलोसिटी का चेंज मैक्सिमम आ रहा है कम टाइम में, वहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें पॉइंट O से A तक, तो वहाँ पर हमारे पास में लगे हैं 20 सेकंड का टाइम इंटरवल और वो वेलोसिटी हुई है 20 तक। यानी कि यहाँ पर जो आपका एक्सेलरेशन आप निकालोगे तो 20/20 ये आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेलोसिटी ओवर टाइम। इसमें से अगर हम बात करें पॉइंट A से पॉइंट B तक, तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी 20 ही रही है, उसमें कोई चेंज आया ही नहीं। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया तो मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 होगा, तो ये तो पॉइंट बनेगा नहीं अपना। फिर हम जाएँ B से C तक, तो B पर टाइम था 30 और C पे पहुँच के टाइम हो गया 40। तो टाइम का चेंज आया है 10 सेकंड का और वेलोसिटी में चेंज आ गया 20 का, तो 20/10 ये बनेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर हम जाते हैं C से D तक, तो टाइम अपना जा रहा है 40 से 70 सॉरी, यानी कि इसमें लगेंगे यहाँ पर 30 सेकंड। और वेलोसिटी क्या कर रही है, 40 से कहाँ पे आ रही है, 0 पे, तो ये 40। तो वेलोसिटी का चेंज 40 और डिनोमिनेटर में टाइम का चेंज आ गया 30। तो 40/30 को आप सॉल्व कर लो तो आंसर इसका 1 पॉइंट समथिंग 1.3 ऑलमोस्ट आएगा, यानी कि यहाँ पर भी एक्सेलरेशन कम होगा। तो उसने हमसे पूछा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो कहाँ पे बनेगा, पॉइंट B से C तक। जब हम B से C में मूव करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारा मैक्सिमम आएगा इस ड्यूरेशन का। और आपसे पूछा जाए कि कितनी वैल्यू है इसकी, तो उसमें आप कैलकुलेट कर लो इसको। तो पॉइंट B पे देखो वेलोसिटी 20 है और पॉइंट C पे 40 है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, 40 - 20। C पे टाइम 40 है और B पे टाइम जो है वो 30 है, तो टाइम का चेंज आएगा 40 - 30। तो यहाँ पे 40 - 20 ये बनेगा 20 और 40 - 30 ये बनेगा 10। तो 20 को 10 पे डिवाइड करो तो एक्सेलरेशन आएगा 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये हमारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन है जो इस केस में प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मिनिमम एक्सेलरेशन कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है या फिर ज़ीरो एक्सेलरेशन कहाँ पर है, तो वो हमारे पास में बनता पॉइंट A से B, यानी कि ज़ीरो एक्सेलरेशन। और अगर आपसे पूछता है कि नॉन ज़ीरो मिनिमम एक्सेलरेशन कहाँ पर है, तो वो होता पॉइंट O से A तक, जो कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन रहा था। तो इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे वो पूछ सकते हैं एक ही पैटर्न के। तो मैंने बता दिया आपको कि मैक्सिमम कहाँ पर है, कितना है, वो पूछ सकता है। ज़ीरो एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा, आपसे वो पूछ सकता है। और मिनिमम नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा और कितना होगा, वो आपसे पूछ सकता है। तो ये सारी बातें अच्छे से गो थ्रू आपने कर लेनी है और इनको समझ लेना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, इफ़ अ कार मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन सडनली ब्रेक्स, इन विच डायरेक्शन डज इट एक्सेलरेट। यानी कि एक गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साउथ वेस्ट में जा रही है और वो सडनली ब्रेक्स मारती है, यानी कि कुछ इस तरह से ये गाड़ी है, तो ये जा रही है साउथ वेस्ट में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अगर ये सडनली ब्रेक्स मारेगी तो हम जानते हैं जब सडन ब्रेक्स लगती हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज़ करती है
और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जब वेलोसिटी डिक्रीज़ करती है तो एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होता है, और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो मतलब कि उसकी लड़ाई होगी है वेलोसिटी से, तो जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट बनेगी कुछ इस तरह से। तो देखो यार, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो किस में बन रहा है, नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन में, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बनेगा बीटा, यानी कि साउथ के अपोजिट नॉर्थ और वेस्ट के अपोजिट ईस्ट, तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो नॉर्थ टू ईस्ट बनेगा। तो ये बात आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेनी है। तो ये सारे केसेस जो हमने पहले डिस्कस किए हैं उसी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे प्रॉपर्ली इसको आप ड्रॉ करोगे और फिर इसको बताओगे यहाँ पे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकंड नॉर्थ टू 20 मीटर पर सेकंड वेस्ट इन 2 सेकंड, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अब इसमें देखो यार क्या कहता है कि एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ है, तो ये बनेगा 20 मीटर पर सेकंड जे हैट डायरेक्शन के लिए, और फिर वो चेंज होती है 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट कुछ इस तरह से, तो ये बनेगा 20 मीटर पर सेकंड वेस्ट में जा रहे हैं तो माइनस का आई हैट, क्योंकि ये नेगेटिव का एक्स कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में। और हमें बताने कि इसमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी, तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो सबसे पहले आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे इसका वेलोसिटी वेक्टर। तो जो डेल्टा वी वेक्टर है वो बराबर होगा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी वी टू वैक्टर माइनस वी वन वैक्टर। तो यहाँ पे जो वी टू है वो मेरे पास में बनेगा माइनस का 20 आई हैट जो कि वेस्ट की डायरेक्शन में है, और जबकि वी वन जो है वो बनेगा 20 मीटर पर सेकंड जे हैट जो कि नॉर्थ की डायरेक्शन में है, ये वाला। तो वी टू की जगह पे लिखेंगे -20, फिर फार्मूले वाला माइनस, और वी वन की जगह पे आएगा 20 जे हैट, तो -20 आई हैट -20 जे हैट, ये हमारे पास में रिजल्टेंट वेलोसिटी का डेल्टा वी वेक्टर है जो हम यहाँ पे बताएंगे इसको। अब हमें निकालना है डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड, तो सिंपली यार कुछ नहीं करना, दोनों का स्क्वायर करना है, सम करना है और इसका अंडर रूट करना है, तो ये बनेगा 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर और होल का अंडर रूट। अब 20 का स्क्वायर दो बार मतलब रिपीट हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो यहाँ से बनेगा 2 टाइम्स ऑफ 20 का स्क्वायर और होल का अंडर रूट। यहाँ पे ये कर सकते हो, 20 कॉमन किया तो बाकी बचेगा 1 + 1 जो कि 2 के बराबर ही होता है। अब यहाँ पर देखो अंडर रूट 2 से स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल आउट, सॉरी 20 के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो डेल्टा वी का आंसर है वो बनेगा 20 इंटू अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास में आ गया चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अगर हमने एक्सेलरेशन निकालना है तो फॉर्मूला होता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, तो डेल्टा वी की वैल्यू 20 ओवर अंडर रूट 2 और टाइम हमारे पास में 2 सेकंड है, तो अगर हम 20 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10 इंटू अंडर रूट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है। अब हमें स्टूडेंट्स बतानी है उसकी डायरेक्शन, तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। तो अगर हम डेल्टा वी वेक्टर की बात करें तो देखो वो आ रहा है -20 आई हैट -20 जे हैट, यानी कि यहाँ पर इसके दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव हैं, तो ये एग्जिस्ट करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, वेस्ट से साउथ की डायरेक्शन में। तो अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है वेस्ट से साउथ, तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो भी वेस्ट से साउथ की डायरेक्शन में ही बनेगा, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा वी वेक्टर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि व्हेन सडन हार्ड ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन अ कार देन व्हाट हैपेंस। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे ना, जब हम गाड़ी को सडनली ब्रेक्स मारते हैं तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, लेकिन जब वेलोसिटी ज़ीरो होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन जहाँ पे ज़ीरो होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम से चेंज होके ज़ीरो होती है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी तो ज़ीरो है लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो इस लिहाज से हमारा जो राइट ऑप्शन है इस केस में वो बनेगा डेल्टा, यानी कि वेलोसिटी ज़ीरो बट एक्सेलरेशन जो है वो नॉन ज़ीरो है। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन की कुछ टाइप्स को, जिनके रिलेटेड काफ़ी सारे एमसीक्यूज भी पास पेपर्स में आते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब देखो यार, इंस्टेंटेनियस हमने पहले भी डिस्कस किया है कि किसी भी लम्हे में जो वेलोसिटी होती है उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। इसी तरह से किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो एक्सेलरेशन होगा उसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसका फॉर्मूला हमारे पास में होता है ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टाइम अप्रोचिंग टू ज़ीरो इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि हमारे पास में यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर हम उसको स्टडी करेंगे तो उसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है वैसे, कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, यानी कि हमारी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। तो उस केस में अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज होती है
तो उसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। इस केस में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहते हैं। तो उसको डिफाइन ऐसे किया जाता है, इफ़ देर आर इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम देन एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। और इस केस में हमारे पास में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों सेम रहते हैं, या आपके लोग कांस्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स इसमें ये होता है कि कभी आपकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, कभी बहुत ज़्यादा कम हो रही है, टाइम ड्यूरेशन सेम है, लेकिन जो चेंजेस हैं वेलोसिटी के वो अलग अलग आ रहे हैं। तो अगर हमारी वेलोसिटी का चेंज अनईक्वल हो इक्वल टाइम में, तो उसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि इफ़ द वेलोसिटी चेंजेस नॉन यूनिफॉर्मली इन इक्वल टाइम देन एक्सेलरेशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म। इस केस में हमारे पास में जो डायरेक्शन है, जो मैग्नीट्यूड है, वो दोनों चेंज हो सकते हैं। तो ये कंडीशन नहीं है कि वो दोनों सेम रहेंगे, तो ये अलग अलग भी होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब सुनिए, थोड़ी एक अलग टाइप है यहाँ पे। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक ऐसा एक्सेलरेशन है जो ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोड्यूस होता है। तो इसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसको 10 यूज़ करते हैं, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होती है, या कोई भी प्लैनेट जिसके पास ग्रेविटी है तो ये हमेशा टुवर्ड द सेंटर या वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। जैसे कोई भी बॉडी इसको ड्रॉप करते हैं तो वो डाउनवर्ड फॉल करती है, तो उस फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स वैसे ये चीज़ें डिटेल में हम सर्कुलर मोशन में जाकर डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जैसे एक हल्का सा ओवरव्यू है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो जब वो सर्कल में घूमेगा तो सर्कल में घूमते हुए उसका जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होता है, और उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है v² डिवाइडेड बाय आर। आर यहाँ पे सर्कल का रेडियस है, और v हमारे पास में उसकी टेंजेंशियल या लीनियर वेलोसिटी है, जो कि हमेशा अलोंग द टेंजेंट होती है। और अगर आपसे पूछ रहे कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो हम कहेंगे ये हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होती है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं एक्सेलरेशन के बारे में, जिनको आपने अच्छे से गो थ्रू करना है और प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के रिलेटेड पास्ट पेपर्स के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs फ्रॉम 2008 टू 2024। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 किलोमीटर पर सेकेंड। आफ्टर अ टाइम ऑफ 50 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड, इट्स एक्सेलरेशन विल बी। एक बॉडी है जो 2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, और 50 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो हमें एक्सेलरेशन बताना है। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात जो यहाँ पे नोट करने वाली है वो ये है कि वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि 2 से 1.5, तो आपको जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव आना चाहिए। तो आपका बी और डेल्टा इन दोनों में से एक ऑप्शन ठीक होगा। वो देखो कौन सा है, सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट देखो यहाँ पे हमारे पास में जो एक्सेलरेशन है ना, ये होता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। तो डेल्टा वी कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। फाइनल हमारे पास में है जो 50 सेकंड के बाद थी, यानी कि 1.5 किलोमीटर पर सेकंड। इनिशियल हमारे पास में है 2 किलोमीटर पर सेकंड, और टाइम हमारे पास में है 50 सेकंड। तो 1.5 में से 2 को माइनस करो तो ये आएगा माइनस का 0.5 किलोमीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 50 सेकंड। अब यहाँ पे ना स्टूडेंट्स हमारे पास में जो ऑप्शंस गिवन है वो सारे के सारे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। तो यहाँ पे जो किलो है ना, हम जानते हैं कि ये 1000 के बराबर होता है। तो अगर हम 0.5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा -500 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 50। अब देखो यार कुछ नहीं है, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो उठ जाएगा, और 50 को 5 पे डिवाइड कर दो। तो जब हम 50 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका जो राइट आंसर है वो बनेगा डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम द बॉडी इज सेड टू हैव। यानी कि अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, जैसे एक बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड 2 सेकंड के लिए, फिर जब वो बी से सी तक जाती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ करके 20 से 40 हो जाती है। तो अगर फर्स्ट हाफ में देखें तो 0 से 20 तक पहुंची तो 20 का चेंज आया, सेकंड हाफ में 20 से 40 पे गई तो अगेन यहाँ पर 20 का ही चेंज आया है। तो फर्स्ट हाफ का एक्सेलरेशन निकालो, तो 20/2 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड हाफ का चेंज निकालेंगे, सॉरी एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो वो भी 40/2 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही बनेगा। तो हमारा ये जो एक्सेलरेशन है इसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन,
तो अगर कोई बॉडी की वेलोसिटी इक्वली चेंज होती है इक्वल टाइम में, या फिर यूनिफॉर्मली चेंज होती है इक्वल टाइम के अंदर, तो उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं इससे प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर। तो आपको जो राइट आंसर है वो बनेगा चार्ली, सॉरी, हाँ जी चार्ली बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है जो कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी 2023 के पेपर में पूछा गया था। इसमें कहते हैं द कार इज स्पीडिंग अप अलॉन्ग द नेगेटिव वाई एक्सिस, देन एक्सेलरेशन विल बी। एक कार है जो कि नेगेटिव वाई एक्सिस में स्पीड अप हो रही है, मतलब कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? तो स्टूडेंट्स ये हमने बात ऑलरेडी डिस्कस करी है कि जब हमारी वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होता है। तो अगर गाड़ी नेगेटिव वाई में जा रही है तो जो एक्सेलरेशन है वो भी टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस बनेगा। तो आपको जो राइट आंसर है यहाँ पर वो बनेगा डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में सेम उसी यूनिवर्सिटी से 2024 के पेपर में, एक्सेलरेशन ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन वैक्यूम, जो लाइट का एक्सेलरेशन है वो कितना होता है अगर वो ट्रैवल कर रही है वैक्यूम में। तो स्टूडेंट्स देखो यार, यहाँ पे ना हमारे पास में जो लाइट की स्पीड है वैक्यूम के अंदर या एयर के अंदर वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो अगर ये स्पीड हमारे पास में कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो अगर स्पीड में या वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो इस केस में कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, हमारा जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो होगा। यानी कि जो लाइट है इसका एक्सेलरेशन वैक्यूम में या एयर में हमेशा ज़ीरो होता है, क्योंकि जो लाइट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करती है। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर वो बनेगा चार्ली। तो स्टूडेंट्स ये अपना टॉपिक यहाँ पे एंड होता है, और लास्ट पे आपके लिए एक छोटा सा क्विज़ है इसी टॉपिक के रिलेटेड एक्सेलरेशन वाले। तो इसको आप पढ़ो प्रॉपरली, इसको देखो, सॉल्व करो, और आपका जो भी आंसर है उसे कमेंट्स में मेंशन करो, ताकि आपको ये पता चले और हमें भी पता चले कि आपको ये लेक्चर कितना समझ में आ रहा है। इसके अलावा कोई भी डाउट है किसी भी पॉइंट पर, कोई भी आपको चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप उसको कमेंट्स में हाईलाइट करो। हम कोशिश करेंगे इसको इंशाल्लाह जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करने की और उसको प्रॉपर्ली समझाने की, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। तो और ये क्वेश्चन, मतलब 3 क्विज़ेज़ हैं आपके आज के लेक्चर में, इन तीनों को सॉल्व आपने लाजमी करना है अगर आपने लेक्चर यहाँ तक देखा है तो स्टूडेंट्स ये लेक्चर अपना यहाँ पे एंड होता है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए लाजमी यूज़फुल होगा। अगर कहीं पर आपको कोई इशू है, कोई चीज़ समझ में ना आए, तो आप उसको ज़रूर कंफर्म कर सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, तो उसे दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।